शाह गैबत भी पुरसदारे रिदाए ज़ैनब है तो ये कह दूं, वो गैब वाला भी पुरसदारे रिदाए ज़ैनब है तो ये कह दूं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा। इस सिलसिले में फिर मैं अल्लामा असद के पास गया। अल्लामा असद से बोला बहर, उन्होंने बोला भाई हिजाज नकवी साहब हैं, वो आपको बहर सिखाएंगे। लेकिन मैं सोचता था कि यहाँ पे भी आता है और गैर की जो सना कर रहा है उस पर भी आता है, तो मुझे समझ नहीं आती थी ये बात। बस यही मेरा अकीदा है अली की बेटी, बस यही मेरा अकीदा है अली की बेटी, कुन से पहले तेरा कुनबा है अली की बेटी। मनकबत में अकायद लिखना, यानी कि जो वहाँ आगे भी हो नहीं रहा लिख है। रहे तो फिर सुबह 8 बजे दफ्तर चले जाना चाहिए। वैसे गुल्फ वाला मामला क्या है, आप पर हमेशा गाली होने का फतवा क्यों लगता है यार? क्यों लगता है ना? मैंने ये कहा कि भाई अली अल्लाह है, ना मैंने ये कहा कि अल्लाह इसमें हुलूल कर रहा है। रजब व बिराजीम, रजब राजीम तो ये इसमें मसला क्या है? रूह ने चाहा लिखे तेरा कसीदा पहले, रूह ने चाहा लिखूं तेरा कसीदा पहले, दिल पुकारा के समझ रुतबे फिजा पहले। नौहे का मसला नौहा खान है। सही। मनकबत का मसला भी तो मनकबत खाना है। मनकबत तो मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ। सही। मनकबत अगर मैं लिख रहा हूँ वो बोलेगा नहीं भाई इसमें बहुत गुलू है, मैं नहीं पढ़ रहा, तो वो मैं खुद तो पढ़ लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद दोस्तों, मैं हूँ फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिखयातीस। दोस्तों, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो कलाम कहते हैं, कुछ शोरा कलाम करते हैं, मुकालमात लिखते हैं, और फिर कुछ ऐसे शोरा भी होते हैं जिनके अशआर डिस्कोर्स पैदा करते हैं, डिबेट पैदा करते हैं, आपको गुफ्तगू करने पर मजबूर करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, लेकिन करते ज़रूर हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो इस नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, नए अहद से ताल्लुक़ रखते हैं, और देखते ही देखते 5-6 सालों में इन्हें दोनों चीज़ें देखने को मिली, यानी कि सपोर्ट भी देखने को मिली और क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इन्हें पसंद फरमाते हैं, जो इन्हें सुनना पसंद करते हैं, वो इनके कलाम में गहराई तलाश करते हैं, और जो इनसे इख्तलाफ करते हैं वो कहते हैं कि इस तरह की शायरी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो यही आज का सवाल है और यही आज का मौजू है कि वो कौन सा मकाम है कि जहाँ शायरी ख़त्म हो जाती है और अकीदा शुरू हो जाता है, या इससे भी बढ़कर सवाल कि आया शायरी में अकीदा लिखना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों इन 4-5 सालों में ये एक नौजवान शायर, नए अहद का शायर इतना डिबेट में क्यों आ गया, इतने डिस्कशन में क्यों आ गया? आखिर इसने किया क्या कि लोगों के हर शख्स ने इस पर अंगुश नुमाई शुरू की? हाँ, ये बात मैं बताता चलूँ कि अकायद के मामले में, इरफान और फ़लसफ़े के मामले में ऐसा नहीं है कि ये पहला है। नहीं, हमारे पास पिछले प्रेसिडेंट्स भी मिलते हैं। हसनैन अकबर साहब पिछले 25 साल से अकीदा लिख रहे हैं अपने मनाकिब में। मीर अहमद नवेद साहब 4 दिहाइयों से उनकी एक ही रविश है, उनका एक ही मनहज है, और उन्होंने उस पर ही अपना पूरा का पूरा करियर खड़ा किया है, यानी कि उनकी जो शनाख्त है वो इसी चीज़ पर है। तो फिर क्या हुआ कि आज एक नया शायर इमाद नकवी इतना लाइमलाइट में है, और क्यों है? तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम इमाद नकवी के साथ एंजॉय कीजिए। यालिमत भाई, मौला मदद कैसे हैं भाई? अब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत देर वक्त इंतज़ार करवाया मैंने। कोई मसला नहीं, हम इंतज़ार करने ही आए हैं। नहीं, वाक़ई मैं खुद परेशान हो गया था यार, बहुत बहुत वेट करवाना पड़ा। कोई मसला नहीं। इमाद भाई, पॉडकास्ट का फॉर्मेट है, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ 5-10 मिनट जो है वो कुछ रिवायती सब सवाल होते हैं, वो करने पड़ते हैं। अच्छे नहीं लगते, मुझे होता है कि डायरेक्ट मौजू पर आऊँ, डायरेक्ट बात हो, लेकिन वो करने पड़ते हैं। आपके उस्ताद जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनके साथ मेरी घंटों-घंटों की डिस्कशंस हैं। शाउट आउट टू हिजाज़ मेहंदी भाई। लेकिन आपसे मेरी वाक़फ़ियत बहुत कम थी। नाम सुना हुआ था मेरा, कलाम देखे हुए थे मेरे, लेकिन कम फिर भी मैं चूँकि नए मनकबत के सीन में नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। फिर जब मुलाकात हुई है आपसे तो बहुत सी बातें पता चली हैं। मुझे बताएँ इमाद भाई, क्योंकि ये बातें मैंने पॉडकास्ट से पहले आपसे नहीं पूछी, मैंने कहा मैं खुद भी जानूँगा तो मेरे सामने भी कोई एक विज़न क्लियर होगा। शायरी स्टार्ट कब की, और शायरी स्टार्ट करने की असल वजह क्या थी? यानी कि वो शौक़ क्या था जिसकी वजह से शायरी का आगाज़ हुआ? शायरी तो अगर आगाज़ कहेंगे तो 2017 में शेर कहना शुरू कर दिए थे, और शौक़ ये था कि वालिदा बचपन में हमारे घर में जॉन एलिया की और परवीन शाकिर की किताबें होती थीं। सही। वो पढ़ता था, पढ़ते-पढ़ते मैंने बोला ये होता क्या है? ये बहुत बचपने की बात बता रहा हूँ। उल्टा-सीधा जो भी होता था लिखता रहता था। अच्छा, कुछ मालूम नहीं था कि
किसको दिखाना है क्या होता है, खुद ही लिखता था, खुद ही पढ़ता था, खुद ही फाड़ देता था। यानी जॉनी हो आप भी? जॉन एलिया को मैं उनकी शायरी से ज़्यादा उनकी नस्र का, फरनूद? जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, थोड़ा शऊर आ गया, तो ग़ालिबन जब इंटर के बाद मैं शेर कहना शुरू किया, एक मुशायरा पढ़ा गज़ल का, एक ही गज़ल गई थी, उसके 1.5-2 महीने बाद किसी ने मुशायरे में बुला लिया कि मुशायरा पढ़ना है। मैंने कहा एक ही गज़ल है भाई, और पता नहीं गज़ल है नहीं है, पढ़ दिया। फिर रज़ा शाह साहब ने, उनको मालूम हुआ कि शेर कह रहा है, अंचोली में मेरे दोस्त अहबाब थे, तो उन्होंने बोला कि भाई महफ़िल है, पहली शबान को जश्न पढ़ना है। मैंने बोला जश्न, मुझे कोई इल्म नहीं है, हाँ सुनता हूँ मनाक़िब, लेकिन कैसे कहते हैं, क्या है कुछ। अच्छा, उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि बहर क्या है, बस रदीफ़ काफ़िया समझ में आ गया था, तो बस वो समझना अब तुकबंदी कर रहा था, शेर क्या कहूँगा मैं उसको। खैर वो जश्न पढ़ा, उसके बाद 2-3 जश्न और मिल गए, वो पढ़े। फिर किसी ने पूछ लिया ये बहर क्या थी इस मनक़बत की, इसमें कोई गलती थी, बस वो मेरे जहन पे तारी हो गया। मैंने कहा बहर। इस सिलसिले में फिर मैं अल्लामा असद के पास गया, अल्लामा असद से बोला बहर, उन्होंने बोला भाई हिजाज़ नकवी साहब हैं, वो आपको बहर सिखाएंगे। उनके पास गया, उन्होंने बोला भाई ये, क्योंकि जिस अरसे में मैं ढूंढ रहा था ना शेर कैसे कहते हैं, तो जिसके पास भी जा रहा था वो कह रहा था अता है। अच्छा, अता मैं बिल्कुल आले मोहम्मद के अता के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल ठीक है, ना उनकी रज़ा के बगैर कुछ होता है, लेकिन मैं सोचता था कि यहाँ पे भी अता है और गैर की जो सना कर रहा है उस पर भी अता है, तो मुझे समझ नहीं आती थी ये बात। क्या बात है! मैं कहता था ये, क्योंकि मैं इंसान था, नौजवान था, समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे। मैंने कहा या तो मुझ में कोई ऐसी कमी है जो मुझ पर अता नहीं हो रही, और वो गैर की भी कर रहा है, वो शायरी मानी जा रही है, वो अता है। तो इसी असना में फिर एजाज भाई ने मुझे भूर से मुतारिफ़ कराया, बहरों का इल्म सिखाया, तो उनके पास मैंने फिर 2-3 साल नौकरी कर ली। क्या बात है! उन्होंने बहुत मेरी मदद की इवन, लेकिन आज तक मैंने ना एजाज भाई को कोई शेर दिखाया ना किसी और को। अच्छा, मैं आवाम के लिए बता दूं, हिजाज भाई के यहाँ यानी कि इदारा तर्जुमान में, जी जी, तर्जुमा। इदारा तर्जुमान वो इदारा है जिन्होंने हमारी इदारे की किताब खुतबतुल बयान बैन असबात व रद छापी है, लिमाज़त तदबीर भी तो आई, लिमाज़त तदबीर, लेकिन लिमाज़त तदबीर पहले तर्जुमा हो चुकी थी मुझे लगता है, या नहीं तर्जुमा नहीं और हुई थी? एक वो बाइबल में शिया कायद। बाइबल में शिया कायद, बाइबल में शिया कायद, लिमाज़त तदबीर, और मिनवाहिजुल इश्किल हुसैनी अब्दुल अज़ीम ग़िज़ी वाली, अब्दुल हलीम ग़िज़ी वाली, और फिर और कई प्रोजेक्ट्स थे उनके पास जो कि अभी भी उनके पास मौजूद हैं, काम हो रहा है उस पर। तो ये जो जितनी किताबों का आपने नाम लिया है, इसकी प्रूफ रीडिंग, इसकी टाइपिंग, इसकी फॉर्मेटिंग इस खाकसार ने की हुई है, ये जितनी किताबों का आपने नाम लिया। तो मेरा मकसद ये किताबें वगैरह या इन पेज सीखना नहीं था, मेरा मकसद कुछ और था। तो मैं 3 साल तक, अभी भी उस्ताद ने बहुत कुछ सिखाया। तो उसी असना में मेरी मीर अहमद नवेद साहब से मुलाकात हो गई, बैठना उठना शुरू किया। आज तक ना उनको शेर सुनाया, हाँ 2-4 महफ़िल मजालिस में उनके साथ पढ़ा है, तो उन्होंने वहीं सुना है मुझे कि मैं शेर कह लेता हूँ और पढ़ता हूँ। बाकी उनकी गुफ्तगू से जो कुछ सीखने को मिलता है वही सीखने को मिलता है। मेरा एक अपना है कि अगर कोई बड़ा है और वो जानता है तो उसको तंग नहीं करो दिखा के, उसकी बातों से सीख लो। नवेद, तो खैर अब मैंने तो ये आइडिया लगाया आपके से गुफ्तगू से कि अगर दो इन्फ्लुएंसेस हैं आपके शेरी सफ़र में, जॉन परवीन शाकिर और नवेद, यानी कि ये दो बड़े पहाड़ों के नाम हैं वैसे। मेरे परवीन शाकिर से कोई इतना मुझे कोई असर नहीं किया उन्होंने, मतलब मैंने पढ़ने की हद तक परवीन शाकिर को पढ़ा है। जॉन एलिया और मीर अहमद नवेद, और मीर साहब का खुद का मिसरा है कि मेरे ना मोबाइल पे वॉलपेपर पे जॉन एलिया की तस्वीर है। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन देखा, फ़ोन देख के कहते हैं तस्वीर जॉन की है, तसव्वुर नवेद का। क्या बात है! बाकी फिर मैंने 2017 मैंने आपको बताया महफ़िल पढ़ना, फिर मैंने छोड़ दी। 2019 तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ जहाँ से किताबें पढ़ता रहा, बुज़ुर्गान को पढ़ता रहा, मुतक़द्दिमीन को पढ़ता रहा, जो मैं कर सकता था अपने तई मैंने किया। एक बहुत लतीफ़ नुक्ता है हमारे यहाँ भी, यानी कि मैं खुद भी उसको फ़ील करता हूँ अपने ताईं भी, कि चलो मेरा माहौल दूसरा था। मैं पहले ही मज़हब की तरफ बचपने से बहुत ज़्यादा राग़िब था। मैं 8 साल की उम्र से मैंने ख़िताबत का आगाज़ कर दिया था, और फिर 12-13 साल का था, ग़ज़नफ़र मयस्सर आ गया मुझे, तो मेरा एक सिलसिला दूसरा था। लेकिन मैं खुद भी गज़ल का ही बंदा हूँ,
शायर तो मैं खुद को नहीं कहता, मैं खुद गज़ल का ही बंदा हूँ। मनक़बत सलाम की तरफ मैंने कहीं एक आध सलाम कह दिया, एक आध मनक़बत कह दी, लेकिन मैंने भी ये फ़ील्ड को नहीं अपनाया, क्योंकि मुझे हमेशा दिक्कत होती है। यानी कि वो जो गज़ल वाला बंदा है, सलाम और मनाकिब अपनी फ़ील्ड है, नोहा तो खैर बहुत ही मुश्किल है। गज़ल कहने वाला बंदा, जो गज़ल की कैफ़ियत में रहता है, जो गज़ल के सहर में रहता है, या जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जॉन को पढ़ने वाला बंदा एक गज़ल के सहर में मुब्तला रहता है हर वक़्त। गज़ल लिखने वाला बंदा कैसे उसने ट्रांज़िशन किया कि यार मैंने मनाकिब भी लिखनी है, मैंने नोहे भी लिखने हैं, मैंने सलाम भी कहने हैं। और मैं महफ़िल वग़ैरह में जाता ही था, तो मैंने महफ़िल, मजालिस जाता था, देखता था। फिर मैं देखता था कि मसलन इमाम नक़ी की मजलिस है, शायर भी कलाम पढ़ रहा है और मनक़बत ख़ान भी सलाम पेश कर रहा है, उसमें इमाम नक़ी कहीं नहीं है। हाय, हाय, हाय! कभी कोई बुज़ुर्ग या कोई नौजवान भी आके एक शेर या मतला, उसके बाद किसी और का, हालाँकि हमारे नज़दीक सब बराबर है, लेकिन जब एक मख़सूसी है या ख़ुसूसियत है कि एक दिन उनके नाम से मंसूब है, तो उनका ज़िक्र नहीं होता था। मैंने कहा कि जब अब ये सलाहियत है, तो ये काम किया जाए। अच्छा, वैसे वो जो पहली गज़ल जो एक लिखी थी याद है? उसके 2-4 अशार मुझे याद होंगे। ये दिले बेकरार गुर्बत में, हो गया होशियार गुर्बत में, क्या बात है! आलमे बेबसी रहा लेकिन कर लिया दश्त पार गुर्बत में। क्या बात है! सब के सब यार थे मेरे, लेकिन किसका होता है यार गुर्बत। क्या बात! ये 2-4 अशार थे सबसे पहली गज़ल। जॉन परवीन शाकिर पढ़ने की हद तक आप पढ़ भी रहे थे। उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ात, उर्दू की वोकैब्युलरी, उर्दू की ग्रामर, उर्दू के अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा, और ऐसा ज़ख़ीरा कि उन्हें फिर शायरी यानी कि अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल किया जाए ताकि वो शायरी का हिस्सा बन जाए। क्योंकि पढ़ने की हद तक तो बंदा पढ़ भी लेता है, सही बात। लेकिन अगर उसे शायरी में इस्तेमाल करना है तो अपने रोज़मर्रा में भी लाना पड़ेगा। ये एक अलग ट्रेनिंग है। ये कैसे हुआ कि अब आप जो है वो अपने कलामों में जो है वो मुश्किल अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल कर रहे हो? असल में ये पढ़ा बहुत, या पढ़ा क्या, बहुत मुझे लगता है मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो जो बुज़ुर्गान को, और असल में सोबत का बड़ा असर होता हाँ, है। ये बात। मैं मोए फ़ाज़ली साहब के साथ बैठा, अहमद नवेद साहब के साथ, उन ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरी अपने हम लोगों में ज़्यादा नहीं बनती। वो तो मैं जानता हूँ। तो इसीलिए, अच्छा, हिजाज़ भाई आप जानते हैं ज़बान के मामले में, कई मामलात में हिजाज़ भाई बहुत कट्टर हैं और तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये सब मिलके मेरे ऊपर बड़ा असर किया, मुझ पर इन सब चीज़ों ने। तो बस उसी का नतीजा है शायद। नवेद की सोबत हासिल होना ये भी कोई कम कमाल नहीं है कि नवेद की सोबत ने क्या ख़ास असर किया है? मनक़बत कहने में ये बताया है कि मनक़बत में फ़ज़ाइल कहने, हाय, हाय, हाय! क्या बात है! अपनी शायरी नहीं बतानी कि तुम शायर हो। फिर ये मुझे भी समझ में आया जब मैं शायरों की महफ़िल में गया, तो उसमें तग़ज़्ज़ुल का रंग इतना आ गया कि मज़मून जा चुका है। यस। अब जब तग़ज़्ज़ुल मज़मून पे हावी हो गई और हमें नहीं पता हम ज़िक्र किसका कर रहे हैं, वही हम शेर गज़ल में जाके पढ़ सकते हैं। तो मेरे, हो सकता है उनके नज़दीक जो शायर ये कह रहे हैं उनके नज़दीक बहुत बड़ी बात हो, या जो सुन रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। या उसकी भी एक जगह है, अदब में उसकी भी जगह है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों मैं बयान करने आया हूँ किसी के मनाक़िब, तो पहले मैं वो उजागर करूँ, मैं कितना बड़ा शायर हूँ ये बाद में दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये मुझे लगा कि भाई जो गज़ल है या सलाम में कह सकता है बंदा, वहाँ पे आप तग़ज़्ज़ुल का रंग दिखाओ। बिल्कुल सही। अब मनक़बत तो मुझे, एक मनक़बत में मुझे अपने देखना सामने कौन है, एक 5 साल का बच्चा भी है, 25 साल का नौजवान भी है, फिर बुज़ुर्ग भी हैं। तो अगर मैं इतनी तवज्जुल कर दूँगा, उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं किसकी सना करने आया हूँ ये कैसे बताऊँगा? अच्छा, नवेद मनाकिब का तो बड़ा बंदा है ही, और नवेद से बड़ा शायद इस दौर में मनाकिब का कोई बंदा होगा भी नहीं। गज़ल में भी नवेद का कोई सानी नहीं है यार। गज़ल के मुतालिक कुछ सीखा नहीं? मैं गज़ल कहता नहीं हूँ, जब तक कहीं सीखा बहुत कुछ। अब नहीं कहते? मैं अब गज़ल कहने का वक़्त ही नहीं मिलता। वरना गज़ल का शायर हमेशा गज़ल का शायर रहता है। रहता होगा, लेकिन मैं अब सच बात बता रहा हूँ कि गज़ल का वक़्त ही नहीं मिलता। तो असल जहाँ तक आपने मीर साहब की बात की, मैं ये कहता हूँ कि वो शायद मेरी नाक़िस इल्मी हो, लेकिन नोहे में वो वाहिद शायर है कि जिसने ना मज़मून जाने दिया, ना शायरी जाने दी। क्या बात है! नो डाउट। उनकी गज़ल, उनकी मनक़बत, उनके नोहे, उनकी नज़्म सब बराबर है। ये नहीं है कि गज़ल का बहुत बड़ा शायर है और मनाक़िब में नहीं, सब बराबर है।
और शायद उर्दू ज़बान में मेरे ऐसा शायर अभी तक शायद मैंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा जिसके सब चीज़ बराबर हो। घुटन से सांस खिजा वहाँ से से बाहर बाहर खींचते खींचते हैं, हैं। हम ही हैं जबर से जो इख्तियार, हम ही हैं वो जो हकीकत का वज़न उठाए हुए महारे अरे नाकाए नाकाए लैलो लैलो नहार नहार खींचते खींचते हैं। हैं। अकायद का और इरफान का जो सिलसिला है इमाद भाई, मैं कई शोरा से बात कर चुका हूँ, लेकिन कई लोग इस पर बात करने से झिझकते भी हैं, इस पर बात करने से जो है वो अटक भी जाते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं कि नहीं यार इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछना। अब आप चूंकि भाई भाई बैठे हुए हैं, दोस्त दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने कहा ज़रा खुल के बात कर लेते हैं। गज़ल में अकायद जो हैं वो नवेद पर ख़त्म है, गज़ल पर अकायद लिखना, लेकिन मनकबत पे हमारे पास क्योंकि कैनवस बहुत बड़ा है तो हर बंदा अपनी तर्ज पर लिख सकता है। लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि क्यों क्यों अकायद से इतना मसला है लोगों को यार, गज़ल में लिखना, शायर तो शायर है, वो तो लिख सकता है। गज़ल में अकायद लिखना सही है, लेकिन फिर वही बात है, सिर्फ मुतासिर नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी एक बहुत बड़ा पैराया है जिसमें जो चाहे करे। और मनकबत में अकायद लिखना, यानी अगर कि जो वहाँ आजकल भी हो नहीं रहा लिख रहे तो फिर सुबह 8 बजे दफ्तर चले जाना चाहिए। है। अगर वहाँ भी नहीं करेंगे फुरकान भाई, तो मुझे बताइए फिर कहाँ करेंगे मनक़बत, मतलब मनाक़िब बयान करना, किसी की मदह करना। तो जो ममदूह की मदह नहीं कर पा रहा और उसमें इधर उधर की बात या इस्लाह की बात कर रहा है, तो उसको फिर कोई और काम करना अच्छा, चाहिए। यहाँ पर ये भी तो एक एक बात आती है ना कि हर बंदे का अपना ज़र्फ भी तो है ना। अब एक बंदे के नज़दीक मनाकिब भी हैं जो वो लिख रहा है, मनाक़िब ठीक है, लेकिन उसमें मदह तो कहीं हो। सही है। मदह है तो मनाक़िब है, वरना फिर वो कुछ और तलाश करे। नहीं, मैं आपके ज़ेल में और नवेद के ज़ेल में ये बात कर रहा हूँ कि अब आपके नज़दीक जो मनाकिब हैं आप वो लिख रहे हैं ना। नहीं, अगर वो मनक़बत है और मदह का कोई पहलू है तो हम तो भाई उसकी कदर करेंगे, उस पे दाद ही देंगे। और जो इस तरह आप कह रहे हो, अगर उसमें मनकबत का पहलू, गुलूब का पहलू नज़र नहीं आ रहा लोगों को, तो दाद तो बनता है। गुलूब की बात नहीं है, मदह का तो कोई पहलू हो। गुलूब तो एक अलग बहस है, वो है भी है नहीं है। वैसे गुलूब वाला मामला क्या है, आप पर हमेशा गाली होने का फतवा क्यों लगता है यार? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम इस बात का, आज तक मैं सोच रहा हूँ कि क्यों लगता है। ना मैंने ये कहा कि भाई अली अल्लाह है, ना मैंने ये कहा कि अल्लाह इसमें हुलूल कर रहा है। तो मुझे नहीं पता गाली की इनके पास कौन सी तारीफ़ है और गाली की असल तारीफ़ क्या है, मैं नहीं जानता। आपने लिखा है ना रजब बिलाजीम। रजब राजीम, तो ये इसमें मसला क्या है? मसला कुछ नहीं, आपने लिखा है, ये मसला है बस। तो हाँ, मैंने वो अहद बिला मीम भी लिखा, अहमद बिला मीम भी लिखा। तो जो हम ज़ियारत यौमुल अहद पढ़ते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि इस दिन का नाम आपकी वजह से रखा गया, तो इसका मतलब अली का नाम अहद है ना। वहाँ वो मसला नहीं है, मसला रजब बिलाजीम का है। तो रब से क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। मेरी वालिदा, अब मैं आपको बताऊं, बात काटने के लिए माज़रत, मेरी वालिदा 20-22 साल अरब में रही हैं, जद्दा में। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा रब, कह रही हैं वो घरों के बाहर भी वहाँ लिखा हुआ होता है। मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है, उन्होंने मुझे ये बताया, वो 20-22 साल जद्दा रह के आई हैं। तो कह रही हैं क्या इसमें मसला क्या है? मैंने तो ये अम्मी से भी पूछा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। अब अब मुझे बताएं कि इसमें मसला क्या है। नहीं, वैसे भी अमीर कायनात का अपना फरमान है, तो क्या रह जाता है पीछे? नहीं, मैं कह रहा हूँ मसला क्या है। मसला कोई नहीं, अगर मसला होता भी तो अमीर कायनात का फरमान आ गया तो क्या पीछे रह गया हमारे लिए? अगर 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 हमें कोई कोई एतराज़ भी होता तो फरमान के बाद तो एतराज़ बनता भी नहीं तो हमारा। ये भाइयों को सोचना चाहिए ना मेरे। लेकिन कमिंग बैक टू आपके कलामों का स्टाइल, आपने एक ख़ास जो है वो तर्ज़ अपनाया है कि आपने उन हस्तियों पर भी कलाम लिखे हैं जो कि मजहूलुल क़द्र हैं। जनाब लुबाबा वाला कलाम मैंने सुना है यार, क्या कमाल का कलाम है। बड़ा हौसला चाहिए यार ऐसे कलामों को लिखना, बड़ी तहकीक चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। इन कलामों को लिखने का प्रोसेस क्या है? इतने अरसे से शेर हो रहे हैं, फिर मैंने मरसिए देखे और भी पुराने बुजुर्गान को देखा, अपने दौर के बुजुर्गों को देखा। तो मैंने देखा या तो उस दौर में इतनी महफ़िल और मजालिस इन हस्तियों की होती नहीं थी, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मैं सोचता था कि क्यों नहीं है। अच्छा, करबला की जो हस्तियाँ हैं, जो मुक़द्दरात हैं, उन पे सिर्फ मसाइब हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जनाब सुगरा के आपको सिर्फ मसाइब, फ़तेह सुगरा है इनके पास, और यही मसाइब हैं, जुदाई है, इसको हाँ, विछोड़ा है। हाँ, पंजाबी में विछोड़ा है। अच्छा, मैंने कहा जब इमाम हुसैन के घर की कोई भी हस्ती हो, उसकी फ़ज़ाइल तो होंगे ना। भले किताब ना मिलना मेरे लिए मसला नहीं है, रिवायत ना मिलना मेरे लिए मसला है, मैं शायर हूँ। बिल्कुल सही। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं शायर हूँ। अगर मैं भी ये नहीं कर सकता, भाई जो नस्र में बात कर रहा है उसको शायद ज़रूरत है, मैं तो कुछ ना कुछ कर सकता हूँ ना। बिल्कुल सही। तो मैंने फिर ये खुद के ऊपर पाबंदी लगाई कि ये करना है। अब जैसे इमाम रिज़ा का ज़हूर आएगा तो जनाब नजमा की मनक़बत पढ़नी है।
वो कहनी है। क्या बात है। तो इसी तरह से मुझे बड़ी आसानी हुई कि बाकी आइम्मा की उम्मात पे भी मनाक़िब हो गए। उसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं यहाँ पर रोकता हूँ आपको। मनक़बत कहना आपने कह दिया कि मैंने मनक़बत कही, लेकिन उस मनक़बत का मैटर जमा करना वो अपने आप में एक प्रोसेस तो है ना? उसके लिए मजालिस सुनी। अच्छा, अरबी मुझे आती नहीं है, जो सच्ची बात है। फ़ारसी में पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ। तो जो फ़ारसी में जो किताबचे जो भी मिल गया, रिसाला किसी हस्ती का, वो पढ़ लिया। वरना अल्लामा असद के पास चला गया, उनसे डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। 2 जमा 2 4 कर लिया फिर। जी, फिर जमा करके फिर अब तो सिलसिला एक बन गया, शौरा कर रहे हैं। एक इन्होंने सिलसिला भी बनाया यहाँ पे, अल्लामा असद ने ही, मदे आयात अहले बैत के नाम से। तो अब बाकी शौरा भी इस पे काम कर रहे हैं। नोहे पर थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद मेरे ज़रा कुछ सख्त सवाल भी हैं। नोहे का भी आपका जो लिखने का पैटर्न है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। आप रिवायती जो आजकल नोहा चल रहा है उस नोहे को आप एंडोर्स नहीं करते, उसकी वजह क्या है? नौहा कहते हुए एक सबसे बड़ा मसला मेरे साथ ये है, मैं नौहा कहते हुए डरता बहुत हूँ। क्योंकि एक ये समझ लें सिरातुल मुस्तकीम है, हाय हाय। मसाइब से तौहीन की तरफ कब बात चली जाए ये हमें भी नहीं मालूम। सही बात। तो मैं बहुत एहतियात से, अच्छा बुज़ुर्गान के नौए जो जैसे मतीन, फ़ज़ल, शौकत और नजमा अफंदी, आज अहमद नवेद, या इनसे पहले बाबा निसार, अख्तर चिन्योटी, इनके नौए आपने सुने हों और देखे हों उर्दू ज़बान में, तो आप देखेंगे उस दौर के नौए इस दौर के नौए में बहुत फ़र्क है। ज़बान बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। कुछ लफ्ज़ हमारे लिए शायद उन बुज़ुर्गान ने हराम किए हुए थे अपने ऊपर मुख़द्दरात के साथ बांधने के लिए, आज वो बांधे जाते हैं, तो बहुत डर लगता है। नहीं, लेकिन सिर्फ अल्फाज बांधना एक मसला नहीं है। आप आपका जो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो नोहे लिखे जा रहे हैं वो शदीद नोहे हैं, इन नोहों को इतना शदीद नहीं होना चाहिए। मेरा यही है कि नौहा नौहा रहना चाहिए। हर बात बयान करने के लिए तो नहीं होती, अगर आपको मालूम भी है। हो सकता है मैं गलत हूँ और जो बुज़ुर्ग नौहा कह रहे हैं वो मुझे इस माफ़ पे फरमाएं। थोड़ा इलैबोरेट करो ना, कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे रिवायत हम तक पहुँच जाती हैं मसाइब की, किसी भी हवाले से। अब ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बयान करें अपने नौहे में। हम शायर हैं, तो हम उनको इस तरीके से, इश्तिहारों से या किसी तरीके से ऐसे बयान करें कि वो खुले भी नहीं और रिकत भी तारी हो जाए। और वैसे भी शायर का काम जो है वो शायर का कमाल यही है कि शायर बात को खोले बगैर बात को खोलता है। तो अब मसाइब में जो, असल में मैं ये कहता हूँ, जो काम फ़ज़ाइल के लिए होना चाहिए था वो हमने मसाइब में कर लिया। हाँ, बिल्कुल सही। फ़ज़ाइल की कोई हद नहीं है, आप वहाँ करें, वहाँ आप डर रहे हैं। और जहाँ वाक़ई आपको एहतराम करना चाहिए, डरना चाहिए, वहाँ आप बिल्कुल बग़ैर खौफ़ के जो चाहे कर रहे हैं। तो मुझे अपनी ज़ात से और आले मोहम्मद से बहुत डर लगता है इस मामले में। और अगर नवेद के नोहे भी देखे जाएँ, तो नवेद उसमें आपको किसी भी किस्म की बेहुरमती या बदतमीज़ी की बू भी महसूस नहीं होगी। नहीं, अगर इन जनरलाइज़ करके नोहों को देखा जाए तो नोहों में नवेद के नोहों में भी मकातिल आपको बहुत कम नज़र आते हैं। जी, अब आप मिसाल के तौर पे मीर अहमद नवेद का ही नौहा है, मुसाफिरों में नहीं है जो नाम सुगरा का, क्या बात है! खबर से ज़र्द है चेहरा तमाम सुगरा का, दिए जलाना जलाकर मुडेर पर रखना, हवा की मिन्नतें करना है काम सुगरा का। अब आप देखें, ये नौहा है, ये गज़ल है, ये सलाम है। मुहर्रम आ गया अब तक अली अकबर नहीं आए, जी, जो देखा चाँद सुगरा ने कहा दिल ताम आज भी बढ़ाए। ज़ैनब की आती है। अच्छा, मैशर साहब को देख लें, है अली अकबर, क्या बात! 5 हमारे यहाँ जनाब अली अकबर की मजलिस, इसके बगैर नामुकम्मल है उर्दू ज़बान की। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। 11 मुहर्रम आज भी ज़ैनब की आती है, सदा भाई हुसैन के बगैर नामुकम्मल है। 8 रबीउल अव्वल घर लौट के घर में पहला दिया किस तरह जलाया ज़ैनब ने, इसके बगैर नामुकम्मल है। आप इन नौहों में बुज़ुर्गान की नौहों को देखें और आज के नौहों को देखें। हमारे पास बुज़ुर्गों का एक पैटर्न भी है और हम जानते भी हैं कि यार वो पैटर्न दुरुस्त पैटर्न भी है। फिर क्या हो गया है कि आज नोहों में हमको जो है वो इतना जो है शिद्दत नज़र आ रही है? मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, बुज़ुर्गान, आप मुझसे बड़े भी हैं उम्र में, आपने भी सुना होगा कि बुज़ुर्ग बता रहे थे कि पहले ज़माने में लोग सिर्फ़ या हुसैन कहते थे और आंसू आ जाते थे। बिल्कुल। पंजाब में तो एक ख़ास सिन्फ़ है मातम की, जो सिर्फ़ या हुसैन पर जो है वो मातम हो। जी, तो आज आप देखें, अच्छा यहाँ पे अगर कराची में देखा जाए तो जो ये जिनको एक हाथ की अंजुमन कहा जाता है, जो एक हाथ से मातम करती है रिवायती हिंदुस्तानी अंदाज से, हुँ। वो अपने वही कदीमी रिवायती अंदाज के नोहे पढ़ रही हैं जिसमें आपको नोहा नज़र आएगा।
मनकबत में जैसे आपने कहा कि मनकबत जो है वो कहीं ना कहीं वो हाथ तंग कर लेते हैं, जिस पंजाबी में कहते हैं हथौला कर लेते हैं वो, और नोहों के अंदर फिर वो फुल फॉर्म में आगे आते हैं कि हमने बड़े से बड़ा मज़ाहिब लिख देना है। इसका हल क्या है यार? इसका हल यही है कि मैं अपने तय कोशिश करूं, अपने अहबाब को बताऊं, वो जो शेर कह रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी बात सुनते हैं समझते हैं, उनको समझाऊं कि भाई ख्याल करें। मैं बुजुर्गान को, ना मेरी हैसियत है ना मेरा कद है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, वरना मेरा बनता है। मक्तल की जब बात आती है तो मक्तल को चले, अगर मौला हुसैन का मक्तल लिखा जा रहा है जिस तरह मरसियों में लिखा गया है, उसमें डिटेल्स पे जाना ये तो चलो समझ भी आती है क्योंकि वो उसका एक ख़ास सिन्फ है, वो मक्तल है। लेकिन हर नोहे के अंदर मक्तल तो इस्तेमाल नहीं असल किया में जा अच्छा, सकता। अब आप ये देखें, इसमें भी एक मसला है। अब जो आशूर के दिन से मंसूब नौहा है, अब कोई चेलुम की मजलिस हो रही है, कोई सोयम की मजलिस हो रही है, वो उस दिन भी वही नौहा पढ़ रहा है। हाँ, असर इंसान है, असर ख़त्म होगा जब वो बार बार एक चीज़ सुनेगा। बिल्कुल सही। हमारे पढ़ने वालों को ये भी ख्याल करना चाहिए ना कि कौन से नौहे कब पढ़ने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बहुत बारीक और बहुत लतीफ़ बात आपने की है कि हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा नोहा किस-किस वक़्त पढ़ा जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि मीर साहब का एक बड़ा कमाल का कलाम है, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। इसे रैंडमली हर महफ़िल में ना जी, पढ़ दिया करो। जी, अय्याम अज़ा में हर शख़्स की कैफ़ियत अज़ादारी की होती है, लेकिन आम अय्याम में या कब घरों में मजलिस हो रही होती है तो उसमें वो कैफ़ियत इंसान की नहीं होती कि वो इन नोहों का को अपने अंदर समा सके, बेअदबी हो जाती है। जी, बिल्कुल है। हर चीज़ में एहतियात बहुत ज़रूरी है। बस मैं इसलिए नौहे के बारे में बहुत डरता हूँ। फ़्लिप करते हैं इसको। मनकबत के बारे में आप बिल्कुल नहीं डरते? नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वहाँ किस लिए डरना है? कि फ़ज़ाइल बयान करने से डरना चाहिए? आप मुझे बताएँ। नहीं, नहीं, डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अ, मनकबत में ना एक एक मसला हमारे पास दरपेश है। कई मनकबत में भी कई ऐसी बातें होती हैं कि जो बैन-ओ-सुतूर ही रह लेनी चाहिए। मसलन रजब व बिलाजीम। इसमें अगर फ़ज़ाइल उजागर कर रहा है, तो इसमें मेरे नज़दीक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फ़ज़ाइल बयान करने से कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें तो बैन-ओ-सुतूर, क्या बैन-ओ-सुतूर रखें? नहीं, वो एक एक तासुर ये है ना कि ये रब हैं, ये एक अलग बहस है, इनको कहना चाहिए, ये एक अलग बहस है। ये 2 बड़ी यूनिक और न्यूआंस्ड बहसें हैं हमारे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में। अगर हैं, वो जो कह रहे हैं और नहीं कहना चाहिए, उसकी वजह? वो कहते हैं कि भई हर हर शख़्स हर चीज़ का हामिल नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर वो यहाँ तक पहुँच गई, तो इसका मतलब ये है कि बताया जाए। क्या बात है! तो यही बात अगर मसाइब में क्यों नहीं कर रहा मैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ असरार नहीं बताने चाहिए, लेकिन अगर वो अब जब एक चीज़ का पैराहा बढ़ रहा है, सोच बढ़ रही है, तो फ़ज़ाइल बयान करने में क्या मसला है? सुनाने वाले ने छुपाया नहीं, जी, तो बताने वाले ने हम छुपाया कौन नहीं। होते हैं? हम कौन होते हैं? वरना वो कह देते ना कि यार काट दो इसको, ये आगे नहीं जानी ये चाहिए नहीं, बात। हाँ, वो तो आती ही नहीं ना फिर यहाँ तक। अगर वो ये चाहते, तो वो यहाँ तक आती ही नहीं। जो आपका प्रॉपर काम है, जिस तरह मैंने कहा कि आपने तमाम जो है वो हस्तियों पर कलाम कहे हैं। एक कलाम उन तमाम कलामों में जो आपका सबसे पसंदीदा है? अभी लाहौर में ख़ादमीन सैयदा रुक़ैया की जानिब से एक महफ़िल हुई, तरई जनाब रुक़ैया पे, वहाँ के लाहौर के शोरा को बुलाया, तो मुझे यहाँ से उन्होंने मदऊ किया। मुर्तज़िज़ हसन अकबर के बेटे ने भी उस पे अशार कहे थे, और बहुत सारे शोरा ने। तो उसके मतलब, और एक शेर याद आ रहा है जनाब रुक़ैया के हवाले से। अली ही जाने है क्या इंतहा रुक़ैया की, अली ही जाने कि है क्या, अली ही जाने है क्या इंतहा रुक़ैया की, कि रब के रे से हुई इब्तिदा रुक़ैया क्या की। बात है! क्या बात है! क्या बात है! कलाम हक़ में, ये शायद नई बात हो आपकी, कलाम हक़ में अलिफ लाम रा किया नाज़िल, हाय, 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 हाय! बता रहा है फ़ज़ीलत खुदा रुक़ैया की। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! इमाद भाई, थोड़ी-सी शकील गुफ्तगू भी कर लेते हैं। मैं आपसे यहाँ पर हम चूँकि मनाकिब की बात कर रहे हैं और ये एतराज़ात की बात कर रहे हैं, गुलूफ़ की बात कर रहे हैं। ये गुलूफ़ दरअसल आपके नज़दीक है क्या? मतलब मेरे नज़दीक, शायद मैं गलत भी हूँ, और जो मैं जानता हूँ, गुरु यही है कि इनको अल्लाह कह देना, या अल्लाह का महलूल करवा देना, इसको मानना। मेरे नज़दीक यही गुलू है, इसके अलावा क्या गुलू? हाँ, मासूम का जो फ़रमान है कि उसके अलावा जो चाहते हो। जो कहो, जब वो कह रहे हैं कहो, कह सकते हो, तो आप और मैं कौन होते हैं पाबंद करने वाले? यानी कि मैं आवाम को बता दूँ, इमाद भाई का जो गुलूफ़ को लेकर अकीदा है, वो वही है जो अइम्मा अताहार ने कहा है, उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो एतराज़ करने वालों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि
जब कोई चीज़ एतराज़ करने वाली नहीं होती तो उस पर नहीं करना चाहिए, वरना हम दलीलें देने के लिए भी तो बैठे ही हुए हैं, ऐसी भी क्या बात है? दलीलें तो हमने दी हैं, आपके कलाम पर भी दी है। जी, मैंने देखा था, वो आप ही हैं। हाँ, पसंद आया आपको? जी, अच्छा था। एक एंगल से मैं इमाद भाई आपसे और इस बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिन अकायद को आपने कलमबंद किया है, मुतालिया भी आपका है, इसमें बिलाशुबा मैं जानता हूँ, आपने किताबें भी पढ़ी हैं और आप उलमा की सोबतों में भी बैठे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं जो लिख रहा हूँ, मेरे पास उसकी एक अक़ली नकली दलील होनी चाहिए, ताकि कोई मुझसे पूछे तो मैं बता दूँ? देखिए, 2 तरह की बात है। अगर मैं कोई रिवायत बयान कर रहा हूँ, चाहे मनाक़िब में या नोहे में, और वो मेरे पास मौजूद है, तो फिर मैं करूँगा। दूसरी बात होती है, मैं शायर हूँ, कुछ चीज़ें तख़य्युल की बुनियाद पर भी होती हैं, उस पे किसी का सवाल करना बनता नहीं है। शायर को और कुछ सब कुछ जायज़ होता है। तख़य्युल की बुनियाद पे जो बात कर रहा हूँ, अब आप हर चीज़ को तो रिवायत के पैराए में नहीं तोड़ सकते या उसके मीज़ान में नहीं रख सकते। अगर वो आपके मुसल्लमा अक़ाइद से नहीं टकरा रही, मसलन कि जनाब ज़हरा ने हवा को बनाया, मैं मिसाल देता हूँ कि कोई रिवायत नहीं है, कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आया हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो फिर क्या मसला है? बिल्कुल सही। ये एक बहुत बुनियादी बात थी, बाकी इस तरह से कुछ भी है फिर। हाँ, यानी कि वो फिर बंदा ये कहता है कि अगर ये पॉसिबल है तो फिर मसला क्या है? जी, हाँ, ये बात मैं नस्र में करूँगा तो उसके लिए मुझे दलील चाहिए। कभी-कभार ये होता है ना कि बंदा कहता है कि यार बहुत पूछ-गीछ हो जाएगी तो मैं इसकी दलील भी पास रख लूँ। नहीं, मैं इस बात का कायल हूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी बात दलील हो। अब कुछ चीज़ें हैं फुरकान भाई, शायरी में हर चीज़ तो रिवायत पे नहीं होगी। हाँ, नकली नहीं होती, अक़ली भी होती हैं। तो वो आपको आपका दिल, आपके अक़ाइद इजाज़त दे रहे होते हैं तो आप कर रहे होते हैं ना। और फिर उसको डिफेंड करने की हिम्मत भी इंसान में होती है। कोई मसला ही नहीं है उसके लिए तो। आपको क्या लगता है कि ये जो एक ट्रेंड बन गया है अकायद लिखने का, जो कि होना भी चाहिए, ये कहीं खतरनाक तो साबित नहीं होगा? यानी कि मैं इसको क्लियर आउट कर लेता हूँ कि कहीं ये इस सिमत तो नहीं जा रहा जिस तरह नोहे में हुआ है? हमने मिंबर पर भी देखा है, मिंबर पर भी हमने देखा है, फ़ज़ाइल के एतबार से ही देखा है कि नए से नए फ़ज़ाइल बनाने के लिए लोगों ने क्या-क्या मनगढ़ंत बातें कही हैं। आपको क्या लगता है कि मनक़बत में आइंदा आने वाले वक़्त में इस तरह तो नहीं हो जाएगा? इसका मनक़बत में इस तरह नहीं हो जाएगा तो नहीं, हो रहा है। अच्छा, हो रहा है? जी, लेकिन मसला ये है कि अभी जो मैं अपने अहबाब जो मेरी उम्र के या मुझसे छोटे हैं या मुझसे कुछ उम्र बड़े हैं उम्र में, मैं देख रहा हूँ कि वो मुतालिया कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नौबत इधर आएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर होगा तो इसको बचाने के लिए ये शोरा बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन हमने नोहे पर भी तो यही कहा था ना कि यहाँ तक नौबत नहीं आएगी, नौबत तो आ गई। नोहे में तो इसलिए आ गई कि नोहे का मसला नौहा खान है। सही, मनक़बत का मसला भी तो मनक़बत ख़्वाना है। मनक़बत तो मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ। सही, मनक़बत अगर मैं लिख रहा हूँ, वो बोलेगा नहीं भाई इसमें बहुत गुलू है, मैं नहीं पढ़ रहा, तो वो मैं खुद तो पढ़ लूँगा ना। सही। नोहा मैं तहत में पढ़ने वाला शायर हूँ। आपको पता है तरन्नुम का एक असर होता है। जी। तो नोहे का मसला ये, उसने यार ये रिवायत पढ़ी थी, अब क्या करें? मनक़बत में अगर वो ये बोलेगा ये रिवायत पढ़ी थी, कोई और रिवायत ही लाएगा ना, बिल्कुल। तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। नोहे में ये करना ख़तरनाक बात है। मनक़बत में तो अच्छी बात है अगर वो बोलेगा यार फुरकान भाई ने ये रिवायत पढ़ी थी, कोई और ऐसी रिवायत है? हाँ, रिवायत है, तो बस वो रिवायत ही लाएगा ना और फिर उसके मुताबिक अपना माहौल बनाएगा मनक़बत का। यानी कि उस सिनेरियो में हमारे पास एक बैकअप प्लान मौजूद है कि हम उसे सँभाल लेंगे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मनक़बत और नोहे दोनों में, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं और महफ़िल में आप पढ़ भी रहे हैं। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो दरअसल नोहा ख़ान और मनक़बत ख़ान को ही लेकर है, क्योंकि ये ज़्यादा राइज है। महफ़िल शायद अब उतनी राइज नहीं रही जितना सुना जाता है मनक़बत ख़ानों को और नोहा ख़ानों को। आपको क्या लगता है कि मनक़बत ख़ान, नोहा ख़ान एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, दुनिया तक बात पहुँचती है। लेकिन इनके यहाँ क्या कलाम कहने में कुछ फ़र्क है? और जिस तरह आप अपने लिए कलाम कह रहे हैं, आप तहत में पढ़ रहे हैं, इनके यहाँ क्या क्या तब्दीली है? क्या चाह रहे हैं शायरों से? ये मेरा ख़्याल ना ऐसा है कि शायरों से चाह रहे हैं कि ये अक़ीदे की बात भी कर लें, ये उनको भी राज़ी कर लें, ये व्यूज़ भी देख लें, सब कुछ एक साथ। यानी हर चीज़ शायर ही करे। नहीं, लिख के ऐसे दें, क्योंकि अच्छा मैं ये कहता हूँ कि शायर के ऊपर शायर का काम शायर पे छोड़ देना चाहिए। आप अपनी मेहनत करके आएँ, अपना होमवर्क करके आएँ, लेकिन जो शायर कह रहा है आपको वो समझना चाहिए। शायरों के पास से ये गलती हुई है कि इन्होंने नौहा ख़ानों की बातें बहुत सारी मानने लगीं। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ बातें मानने के काबिल होती हैं, मानी जा सकती हैं, ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो आप नहीं मान सकते।
आपके नज़रियात के खिलाफ होती है, आपके 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 उसूलों के खिलाफ होती है। आपके उसूल नहीं मानते उसे, या आपका जो आहंग है, जो आपका रंग है, उसके खिलाफ जा रही होती है बात। मसलन अगर कोई मुझे मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, किसी को नहीं कहता। अगर कोई नौखान मुझे कहेगा कि इस तरह के मसाइब जो आजकल राइज हैं और पढ़े जा रहे हैं, कह दो मैं आप नौखानों से पूछ लीजिएगा, मैं माजरत कर लेता हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, मसाइब बयान करना इसमें बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है। अब असल में वो कुर्बानी, या तो नौखान, वो ये कहते शायर ये सोचता होगा कि वो नौखान हाथ से ना चला जाए, या नौखान किसी और से ना लिखवा ले। अगर मुझे अपने काम पे भरोसा है, तो मैं क्यों डरूंगा किसी बात से। वैसे जो नोहे की बात आप करें, एक मिसाल तो दें मुझे कि मैं आपको एक मतलब एक शेर सुना। माँ का अरमान था देखे तेरा सहरा अकबर, हाय 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 माँ ने देखा है मगर सीने में नेजा अकबर। हाय 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 दिल की जो बात है तुम दिल से कहो बहना से, शाह ने रख दिया दिल पर खते सुगरा अकबर। हाय 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 हाय। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे ही दरमियान में आया तो मैंने आपसे पूछ लिया, वरना मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं आखिर में आपसे कलाम सुनूंगा। यहाँ पर एक और लतीफ़ नुक्ता आता है, और मुझे लगता है कि इस लतीफ़ नुक्ते पर हमको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से नुक्ते निकल आते हैं। मनक़बत अपने आप में एक सिन्फ़ है उर्दू अदब की, और उसके अपने तकाज़े रहे हैं। उस पर मीर से लेकर या वली से लेकर या कुली कुतुब शाह से लेकर अब तक लिखा जा रहा है। अभी एक मनक़बत ख़ास तर्ज़ की, जिस तरह आप कह रहे हैं, अक़ायद पर मबनी है, और जिस तरह बातिनी फ़ज़ाइल जिसे कह रहे हैं हम, उस पर मबनी है। नवेद का तो पूरा करियर ही इसी पर है। नवेद ने कई किताबें इस पर लिखी हैं। जिस तरह आपने पहले कहा कि मनक़बत में मैंने फ़ज़ाइल लिखने हैं, तो क्या ये सिन्फ़ को नुकसान नहीं पहुँच रहा कि जो शेरियत है उसकी, मनक़बत की, वो भेंट नहीं चढ़ रही अक़ायद के? अब मनक़बत क्या होता है, आप मुझे इसका माना बताएं। मनाक़िब पढ़ना। अच्छा, तो इसमें ये कहा है कि मैं शेरियत दिखाऊंगा तो वो मनक़बत होगी। वो अपनी जगह है, शेरी तकाज़े पूरे करना अपनी जगह है, लेकिन भाई वो एक शेर में कर लो। मैंने आपको जैसे पहले ही मिसाल दी कि बच्चा, उसको क्या बताना है कि मैं शायर हूँ, या ये मौला की फ़जीलत बयान करनी है। सही। और वो आहिस्ता-आहिस्ता करके करोगे ना, ये अब पूरी मनक़बत में यही तासुर हो, शेरियत हो, जिसको ये शेरियत कहते हैं, और उसमें फ़ज़ाइल का कोई नुक्ता ही ना हो, तो फिर मैं उसको क्या कहूँगा, मनक़बत कहूँगा मैं? हाँ, मैं ये समझ सका हूँ कि, और ये बात यहाँ पर फिर एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट जो है वो दीगर शायरों की से मुख्तलिफ इसलिए है, क्योंकि शायर अदबी हलकों में अपने आप को मनवाना चाहते हैं। जी, आप अदबी हलकों में अपने आप को मनवाना नहीं चाह रहे। आप अपना काम करना चाह रहे हैं। ये अदबी हल्के कभी किसी को नहीं मानते जो मैंने देखा। ये ये अपनी जैसे कहते हैं 1.5 इंची मस्जिद है, उसी को ये अदबी हल्का कहते हैं। अब ये अदब किसे मानते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है आज तक। क्योंकि हर बंदे का बायस अलग है ना, हर बंदे का अदब अलग है। जी, तो इसके लिए कौन-सा कानून है और कौन तय करेगा कि ये अदबी हल्का ये है, फलाँ हल्का अदबी हल्का है। कौन-सा हल्का अदबी हल्का है? कौन सा स्कूल ऑफ थॉट सही है, कौन सा स्कूल ऑफ जी, थॉट तो गलत है। कोई तो होगा ना, कोई पैमाना होगा। तो जब ये है ही नहीं, अच्छा वो कुछ अदीब हों और उन्होंने अदब को ही फ़रोग़ नहीं दिया। मसलन वो अदीब हैं और वो घर में हैं, हाँ। और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, सब कर लिया, और वो आगे नहीं आया, तो इस अदबी हल्के का मैं क्या करूँगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल, जो तो आवाम तक ही नहीं पहुँचा। अच्छा, मैं अब तक़दीसी अदब में काम कर रहा हूँ, मैं मनक़बत कह रहा हूँ, और मैं मनक़बत पढ़ के चला गया। हुँ। एक 7th 8th क्लास का बच्चा अपने बड़े भाई से पूछता है, भैया ये क्या पढ़ के गए? तो अब मुझे बताएं, मेरा अदब कहाँ गया? किस काम का है वो अदब? जब मैं मनक़बत समझा ही नहीं पा रहा, फ़ज़ाइल बता ही नहीं पा रहा, तो फिर मुझे कोई और काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। नहीं, यहाँ पर मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि मनक़बत पढ़ना, बेशक शेरी तकाज़े पूरे हो जाएँ, उसमें बहर काफ़ी रदीफ़ जो है वो अपनी जगह मुकम्मल हो जाए, लेकिन जो उसका असल कोर मकसद है, अवाम को मनाक़िब सुनाना, वो अपनी जगह कायम रहना चाहिए, और वही असल मकसद होना चाहिए। वो असल होना चाहिए, उसके बाद है बाकी चीज़ें कि आप उसमें दिखाएँ कि हाँ भाई ये शेरी लताइफ़ भी हैं, ये इस्तिआरा है, ये तल्मी है, ये तशबीह है, ये मिसरा सब किस तरह हसीन हो सब सकता होता है। सब करें, लेकिन एक शेर में कर लें, 2 शेर में कर लें। मेन मकसद जो हकीकी मकसद है वो तो अपनी जगह खड़ा रहे। क्या बात! अगर वो ही नहीं खड़ा हुआ तो भाई उसके लिए दूसरी सिम बना दी, सलाम है। अब आप सलाम में अपना तगज़्ज़ुल दिखाएँ। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सलाम जो इवॉल्व हुआ है वो जी, हुआ ही इसी वजह से है। तो उसमें करें, वो कोई कह नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है! सारे
तजुर्बे आके मौला के जिक्र के साथ ही करने शायरों को असल में। मैं बहुत फैसिनेट हो रहा हूँ क्योंकि उम्मन जो है वो शोरा हजरात इस तरह बात करते नहीं हैं, न तो इतने ब्लंट होते हैं और ना अपने मकसद को लेकर इतने ओपन होते हैं कि मैं जो है वो यहाँ पर अपने आप को बतौर शायर मनवाना नहीं बस चाह रहा। मैं एक बात कहूँगा कि अगर हाँ शेरी तकाजे पूरे होने चाहिए, ज़बान ख़राब नहीं होनी चाहिए, ताकि ये अदब को बचाना हुआ ना कि भाई फ़ज़ाइल बयान कर रहे हो, ज़बान को नुकसान नहीं हो रहा। ये ना हो कि मैं सीगा ही तब्दील कर दूँ, का जहाँ आना वहाँ की करके बोल दूँ हाँ फ़ज़ाइल तो है, ये भी नहीं करना। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। नहीं वो तो वो चले, वो जैसे मैंने कहा कि उसके कवायद पूरे होने चाहिए, ज़ुबान ठीक होनी चाहिए, बैर काफ़ी अदीब ठीक होना चाहिए। ज़बान, बैर, काफ़िया, रदीफ़ और हर चीज़ महासिन सब मालूम हो के पूरा एक लवाज़मात के साथ हो, लेकिन मकसद फ़ज़ाइल हों। वरना तो शायरी वो है ही नहीं ना, वरना तो वो तज़मीम नहीं है। बस फिर जाएँ आली मदद करें, फिर कुछ और करते हैं। जो मैं करना चाहता था आपके पॉडकास्ट से, वो मैंने एक हद तक जो है वो इशारों में कर लिया। हाँ, काफ़ी लोगों तक पहुँचा दिया बात जो मैं पहुँचाना चाह रहा था। और मैं दरअसल आपसे बात इसलिए भी करना चाहता था, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके माइंडसेट को जानता हूँ, मैं आपके उस्ताद के माइंडसेट को जानता हूँ। आप ब्लंट भी हैं और आप अपने माइंडसेट के एतबार से हर शायर से मुख्तलिफ भी हैं कि वो कुछ डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, कुछ वक़्त की भेंट चढ़ जाते हैं, कुछ नोए ख़ानों मन के बतखानों की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन आपने अपने अपने मकसद को बड़ा मुहक्कम रखा हुआ है और आपने कहा जो मैं कर रहा हूँ, मैं वही करूँगा भई, मैं उससे मुख्तलिफ काम नहीं आता भी करूँगा। यही है। अब मैं आवाम पर छोड़ता हूँ कि इसमें 2 जमा 2 4 वो खुद कर लें, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो मैं खुद भी खुलकर नहीं करना चाहता और मैं क्योंकि अगर कुछ बातें खुलकर की जाएँगी, तो उसके पीछे फिर मुझ पर ये फ़र्ज़ हो जाता है, आप शायर हैं, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ। मेरा खुतबा में मेरा जो है वो उठना-बैठना है, मेरा उलमा में उठना-बैठना है, फिर वो दलाइल मुझ पर जो है वो वाजिब हो जाते हैं। दलाइल देने के लिए मुझे कोई मसला नहीं हुआ, वो तो मैं दे देता हूँ। लेकिन फिर जब पूछा जाता है तो मुझे देने के लिए मेरे लिए मेरे पर वाजिब हो जाता है। वो एक ऐसी सरदर्द है जो मैं लेना नहीं चाहता। आपने, क्योंकि वो मैंने कलाम नहीं सुना हुआ, जो आपने मोहम्मद इब्न अबू बकर पर एक कलाम लिखा है, अगर तो आपके मोबाइल में मौजूद है। मैं देख लेता हूँ। सुनो बगौर के आती है ये सदाए गदीर, हाय, हाय, हाय! मोहम्मद इब्न अबी बकर आशनाए गदीर। क्या बात है! मोहम्मद इब्न अबी बकर उसको कहते हैं हाय, कि जिसको देख के दिन रात मुस्कुराए गदीर। हाय, हाय, हाय! क्या बात है! शेर है रुमान भाई, आप समझेंगे। ये पहुंचे मिस्र तो यूसुफ ने खुल्द से दी सदा, हाय, हाय! है खुदा का शुक्र यहाँ आ गई हवाए गदीर। हाय, हाय! क्या बात! क्या बात है! क्या बात है! ये पहुंचे मिस्र तो यूसुफ ने दी यूसुफ, ये पहुंचे मिस्र तो यूसुफ ने खुल्द से दी सदा, खुदा का शुक्र यहाँ आ गई हवाए गदीर। अली के इश्क से बढ़कर नहीं है बाप हमें, हाय! अली के इश्क से बढ़कर नहीं है बाप हमें, बताया तुमने ज़रूरी है बस विलाए गदीर। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात! मुझे ये लगता है गाजी के साथ रजत में, मुझे ये लगता है गाजी के साथ रजत में, अता करेंगे अली खुद इन्हें लिवाए गदीर। हाय, हाय! क्या बात है! क्या बात है! ये रिवायत है यार। मोहम्मद आए तो अस्मा को ये निदा आई, लो आया बैत सकीफ़ा में एक गदाए गदीर। हाय, हाय, हाय! क्या बात है! क्या बात है! मोहम्मद आए तो अस्मा को ये निदा आई, लो आया बैत सकीफ़ा में एक गदाए गदीर। क्या बात है! क्या बात है! बहन से, शेर है, बहन से जंगे जमल में ये भाई कहने लगा, तू मुब्तलाए सकीफ़ा में मुब्तलाए गदीर। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! मोहम्मद इब्ने अबी बकर की सदा है इमाद, गदीर जाए मुबारक मनम गदाए गदीर। क्या बात! क्या बात! क्या बात है! क्या बात है! इमाद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कई बातें हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी की हैं और ऑफ द रिकॉर्ड तो होती रहती हैं बातें। कई बातें ऑन द रिकॉर्ड नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारा मिजाज ऑन द रिकॉर्ड थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो जाता है और हम ऑफ द रिकॉर्ड बातों के ज़्यादा शौकीन हैं। लेकिन फिर भी आप ऑन द रिकॉर्ड आए, आपने जो मैं चाहता था आपने वो बातें अपना अपना नज़रिया भी आपने बताया, हमारा नज़रिया आपने बताया, आपने क्या करना चाहिए, यू बीइंग के द फेस ऑफ दिस जनरेशन, के शायर को किस तरह बिहेव करना चाहिए आज के दौर में।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इससे बढ़कर मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने आपको इतना इंतज़ार कराया। कोई मसला नहीं है, आपको इमाम हुसैन सलामत रखे, और हमारा काम भी इंतज़ार ही है तो इंतज़ार करते रहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हाँ, मैं आप हज़रात को ये बात बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि मैं अपने पॉडकास्ट के आगाज़ में कुछ तासुरात बताता था। मैंने कहा नहीं, अब यूँ नहीं करते, इसको आखिर में रख लेते हैं। मैं आप हज़रात को ये हमेशा कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी गुफ्तगू होती है, वो जितनी फ्रैंक होती है, जितनी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, जितनी रैंडम होती है, वो कभी भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ऑन द रिकॉर्ड ये होता है कि हम एक मौजू को लेकर चलते हैं और इसी मौजू के सिलसिले से गुफ्तगू करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम हर मौजू पर बात कर रहे होते हैं। तो इमाद नकवी भाई के साथ भी यही हुआ। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को बताऊँ कि मैंने उन्हें 2 घंटे इंतज़ार करवाया, क्योंकि मेरा एक पॉडकास्ट चल रहा था, वो वक़्त से पहले आ गए, मेरी ही गलती थी, मैंने उन्हें गलत टाइम दिया था। तो वो आ गए, बैठे रहे, बैठे रहे। वो जाने को ही थे कि मैं उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, इमाद भाई आपने अभी नहीं जाना। तो ये उनकी ज़रा नवाज़ी है कि उन्होंने इतना मेरा इंतज़ार किया, हालाँकि मुझ जैसा शख़्स ऐसा नहीं है कि उसका इंतज़ार किया जाए। ख़ैर, इंशाल्लाह अगले हफ़्ते मुलाकात होगी। अगले हफ़्ते का पॉडकास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मैं हूँ फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिखिया 30।